कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं। आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं क्लास 12 बोर्ड परीक्षा 2026 के इंग्लिश के 110 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं और सभी चीज़ों को समझते चलते हैं। और यह जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ पर खुल रहा है। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा कि महात्मा गांधी हैज रिटेन द लेसन। महात्मा गांधी ने किस पाठ को लिखा है बच्चों। तो बताइए किस पाठ को लिखा है। तो उन्होंने लिखा है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पाठ को, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं भारतीय सभ्यता और संस्कृति। और यहाँ पर जो आई हैव ए ड्रीम है, आई हैव ए ड्रीम को ये लेखक है कौन। यहाँ पर आई हैव ए ड्रीम जो है उसके लेखक है मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी। और द आर्टिस्ट के लेखक है यहाँ पर सिगानोया जी। और द अर्थ के लेखक है एच ई बेट्स जी। याद रखिएगा सभी चैप्टर के जिसने भी लिखा है सभी के लेखक को आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन है डैश यू आर सेटिस्फाइड विद ए स्मॉल विलेज। कौन है जो हमारे छोटे से गांव में संतुष्ट है। तो जो हमारे एसेस्टर्स का मतलब हिंदी में क्या होता है। तो वह होता है हमारे पूर्वज। आवर एसेस्टर्स मतलब हमारे पूर्वज जो थे वह छोटे से गांव में स्मॉल विलेज में थे। वह बहुत संतुष्ट थे, सेटिस्फाइड थे। वह नहीं चाहते थे कि हम शहर में जाए, क्योंकि शहर में जो था उस वक्त बहुत ही लूटपाट होता था, इसलिए वह नहीं चाहते थे। और ना ही वह भोग विलासों में पड़ना चाहते थे। तो देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि द सेंटेंस द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज आवर इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स इज फ्रॉम। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है इसे समझिए कि मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है वह मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स पर निर्भर करता है। जैसे कि आप आपने किसी चीज़ को चाहा और वह जो है वह चाहत बढ़ती ही जाती है, इस प्रकार को वह बढ़ावा देता है। लेकिन हमारा जो है हमारा इंडियन सिविलाइजेशन जो है वह बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और यह जो है पूरा लाइन यह कहाँ से लिया गया है, बेसिकली यह हमसे पूछा जा रहा है। इस फ्रॉम का मतलब होता है कि यह कहाँ से लिया गया है। तो यह लाइन जो है यह लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, जो कि एक एसे है। एसे का मतलब निबंध होता है जिन्हें महात्मा गांधी जी ने लिखा है। तो चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग का मतलब होता है सदा जीवन और उच्च विचार, जो कि महात्मा गांधी ने कहा था। और यह कहाँ के लोगों में पाया जाता है, यहाँ पर दिया हुआ इज द बेस। यह किसका आधार है। तो यह है बच्चों भारतीयों का, यह इंडियंस का है। याद रखिएगा भारतवासी जो है वह सिंपल लिविंग सादा जीवन और उच्च विचार में वह मान्यता रखती है। भारत इज माई होम जो है इसके लेखक कौन है, यहाँ पर यह पूछा जा रहा है। भारत माई होम इज रिटेन बाय। तो भारत माई होम के लेखक है, मैंने ऊपर ही बताया था, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। कौन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी है। याद रखिएगा जिन्हें 1967 में प्रेसिडेंसी पद मिला था। याद रखिएगा ये भी। यहाँ पर देखिए वही क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर कि डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन यह जो पूरा है भारत माई होम यह एक प्रकार का स्पीच है। स्पीच यानी कि भाषण है। और यह भाषण जो है उन्होंने कब दिया था, यही हमसे पूछा जा रहा है कि यह जो भाषण है यह उन्होंने कब दिया था। तो चलिए देखते हैं कि यह भाषण जो है वह 1967 में दिए थे। याद रखिए कब। तो 1967 में दिए हुए थे। और यहाँ पर देखिए छठा नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वह कब स्पीच दिए थे। तो वह दिए थे 1967 में, जब उन्हें प्रेसिडेंसी पद के लिए वह शपथ ग्रहण कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने यह स्पीच दिया था। तो चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड ऑल्सो सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वह बिहार के गवर्नर भी पहले से रह चुके हैं। यह भी याद रखिएगा आप लोग, वह बिहार के गवर्नर पद पर भी रह चुके हैं। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि डैश इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग। नेशन पूरे राष्ट्र को बनाने का, राष्ट्र बिल्डिंग का वह प्राइम इंस्ट्रूमेंट कौन है। मुख्य हथियार यहाँ पर पूछा जा रहा है, मुख्य चीज जो है वह कौन है। तो वह है बच्चों एजुकेशन, क्योंकि शिक्षा नहीं होगा तो कोई भी देश जो है वह ठीक से नहीं बन पाएगा, यही यहाँ पर बोला गया है। तो चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक इट इज अलाइव एंड डायनेमिक इज टेकन फ्रॉम। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि हमारा अतीत जो है वह मरा नहीं है और ना ही स्थिर है, बल्कि वह जीवित है और गतिशील है। इट इज अलाइव एंड डायनेमिक। और इसे कहने वाले हैं हमारे
डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। और कहाँ पर कहे हैं, तो यह कहे हैं भारत इज माई होम जो स्पीच है वहां पर वह कहे हैं स्पीच देते वक्त। तो चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि नानू काका मैनेज टू ट्रेवल इन सेकेंड क्लास ऑन ए टिकट ऑफ ए थर्ड क्लास। यहाँ पर होगा, याद रखिएगा नानू काका जो है वह सेकेंड क्लास के कैरेज में तो आए हुए थे, लेकिन उनके पास था थर्ड क्लास का टिकट, याद रखिएगा। और वह जो थे वह बहुत ही चालाक किस्म के व्यक्ति थे। देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। और देखिए द नरेटर इन ए पिंच ऑफ स्नफ वाज डैश एंड प्रोबेशन। नरेटर जो है ए पिंच ऑफ स्नफ में वह किस पद पर था उस वक्त, वह था अंडर सेक्रेटरी के पद पर। बच्चों किस पद पर, तो अंडर सेक्रेटरी के वहां पर वह ट्रेनिंग ले रहा था, उसके प्रोबेशन में था। देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को कि नानू काका वेंट टू द डैश ऑटो डीलर। नानू काका जो है वह किस ऑटो डीलर के पास वहां पर गए हुए थे, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो नानू काका जो है, नानू काका वह गए थे सिक्का ऑटो डीलर के पास, जिससे वह टेस्ट ड्राइव के लिए कार को मांगते हैं और उसी से जाते हैं वहां पर एस्ट्रोलॉजर बनकर। और देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर क्या है, देखिए कि नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली। नानू काका जो है वह दिल्ली क्यों आए हुए थे, अपने जो बहन के घर वह आए हुए थे, अपने भांजे के घर, बहन के घर। तो वह क्यों आए हुए थे, तो वह आए हुए थे कुछ मिनिस्टर से मिलने के लिए, टू सी सम मिनिस्टर। कुछ मिनिस्टर से बेसिकली अगर बोला जाए तो वह वेलफेयर मिनिस्टर से मिले आए थे, जिन्हें हम लोग कल्याण मंत्री के भी नाम से जानते हैं। और देखिए हु ट्रेवल फ्री विथ नानू काका, कौन थी जो नानू काका के साथ फ्री में ट्रेवल कर रही थी ट्रेन में, तो वह था किटेन, एक बिल्ली का बच्चा जो होता है वही था, उनके एक टोकरी में था, याद रखिएगा। और वह फ्री में ट्रेवल कर रही थी। और देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन है कि आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय। आई हैव ए ड्रीम जो है, आई हैव ए ड्रीम उसे किसने डिलीवर किया है, यानी कि किसने बोला है, किसने लिखा है उसे, तो वह है मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी। कौन, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी, याद रखिए। यह एक निग्रो एक जनजाति होती है, वहीं से यह आते हैं। देखिए यहाँ पर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द डैश इन 1964। मार्टिन लूथर किंग जूनियर उस वक्त के सबसे नौजवान व्यक्ति थे जिन्हें 1964 में उस वक्त नोबेल प्राइज मिला था। बच्चों याद रखिए क्या, नोबेल प्राइज मिला था 1964 में, 1964 में। देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, और वो भी पीस के लिए, यानी कि शांति के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था, यह भी याद रखिएगा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैड डैश चिल्ड्रेन। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है उसके कितने बच्चे थे, यहाँ पर यह पूछा जा रहा है। तो 4 बच्चे थे उनके, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी के 4 बच्चे थे। 4 चिल्ड्रेन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कि द कंडीशन ऑफ डैश अपेलिंग, किसका कंडीशन जो था वह अपेलिंग था, बहुत ही खराब था, तो वह था निग्रोज का, निग्रोज जाति के लोगों का, जो कि काले जाति होते हैं, जो कि काले किस्म के जाति होते हैं। और वहां पर जो है वह चमड़े का भेदभाव होता था, काले और गोरे में जो है वह बहुत ही भेदभाव होता है अमेरिका में, उस वक्त की बात है। और द स्टेट ऑफ डैश इज स्वेटिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन विल बी ट्रांसफॉर्म इनटू ए ओसियस ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर समझिए कि वहाँ के जो स्टेट है, वहाँ का जो राज्य है, वहाँ के जो निग्रोज प्रजाति के लोग हैं, वह एक तरह से न्याय के भट्टी में वह जल रही है। क्या है, स्वेटिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस, अन्याय की भट्टी में वह जल रहे हैं। तो यह कहाँ के लोगों के लिए बोला गया है, तो वह बोला गया है मिसिसिपी के लोगों के बारे में, याद रखिएगा, मिसिसिपी के लोगों के बारे में याद रखिए, जो कि आया है हमारे आई हैव ए ड्रीम में। और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन को कि आई है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड जो है उसके लेखक यहाँ पर कौन है, यही हमसे पूछा जा रहा है। याद रखिएगा यह एक प्रकार का एस्से है बच्चों। और आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड के लेखक है बर्ट्रैंड रसल जी, जो कि बहुत ही महान व्यक्ति है। वह फिलोसफर, हिस्टोरियन और मैथमेटिशियन सभी रह चुके हैं। याद रखिएगा उन्हें भी नोबेल प्राइज मिला हुआ था 1950 में। देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को कि बर्ट्रैंड रसल बिलोंग्स टू, यहाँ पर देखिए यह 2022, 2023 और 2024, यहाँ पर 3 साल यह क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर साइंस में पूछा गया है, यहाँ पर आर्ट्स में और यहाँ पर भी आर्ट्स में। बर्ट्रैंड रसल जो है वह कहाँ से बिलोंग करते हैं, यानी कि वह कहाँ के रहने वाले हैं, तो वह है ब्रिटेन के रहने वाले बच्चों। कहाँ के, तो वह है ब्रिटेन के रहने वाले। देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि बर्ट्रैंड रसल वाज ए फिलोसफर एंड ए
हिस्टोरियन एंड मैथमेटिशियन, यहाँ पर जो है आपका दोनों ही ऑप्शन सही होने वाला है, क्योंकि एग्जामिनर जो था उससे एक बार यहाँ पर एक गलती हो गया था, और हिस्टोरियन और मैथमेटिशियन दोनों ही एक बार उसने ऑप्शन में दे दिया था, और जो कि हमारा दोनों ही सही होगा, इसलिए ए और सी दोनों ही हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। लेकिन अब ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, यह एक गलती से आ गया था उस वक्त क्वेश्चन। बर्ट्रैंड रसल वाज द अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन द ईयर, यहाँ पर मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि बर्ट्रैंड रसल जो है उन्हें उन्हें 1950 में, याद रखिए कब मिला था, 1950 में उन्हें नोबेल प्राइज मिला हुआ था लिटरेचर के लिए। किस लिए? तो लिटरेचर इन द ईयर के लिए उन्हें मिला था। और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन कि ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेज कॉज डैश प्रॉब्लम, जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेज जो है यानी कि तकनीकी प्रॉब्लम जो होता है, तकनीकी परिवर्तन जो समस्या पैदा करता है, वह कैसा प्रॉब्लम है, यह हमसे पूछा जा रहा है। तो वह जो है वह सोशल प्रॉब्लम है, यानी कि सामाजिक प्रॉब्लम है, सीधा सीधा बोला जाए तो। और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि इवन मोर इम्पोर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल वाज द इन्वेंशन ऑफ डैश। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जानवरों को पालतू बनाने से भी ज्यादा जरूरी कौन सा आविष्कार था, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वह कौन सा आविष्कार था, तो वह था बच्चों एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर यानी कि हमारा जो किसानी है वही था सबसे, कृषि जो है, क्योंकि अगर कृषि ही नहीं होगा तो व्यक्ति जो है वह कहाँ से अन्न को उपजाएगा और कहाँ से वह खाएगा, उस वक्त यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। और देखिए सेबे वाज ए 12 ईयर ओल्ड डैश बॉय, सेबे जो है वह 12 साल का जापानीज लड़का था जो कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, याद रखिएगा बच्चों। और उसका जो घर है वह हार्बर टाउन में था, और वह गॉड्स यानी कि कद्दुओं में बहुत ही इंटरेस्टेड था। और देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है, तो देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर कि द क्यूरियो डीलर सोल्ड द गॉड टू ए वेल्दी, जो क्यूरियो डीलर था, क्यूरियो डीलर वह एक वेल्दी इंसान को किससे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वह क्या करता है, किससे गॉड्स को बेचता है क्यूरियो डीलर, तो वह कलेक्टर को बेचता है, जो कद्दुओं को जो है वह कलेक्ट करता है, उसे उसने बेचा था। और कितना में, तो 600 येन में बेचा था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और पोटर जो था वह 50 येन में बेचा था, लेकिन उससे भी चालाक जो था क्यूरियो डीलर था। और देखिए सेबे वाज ए डैश जैपनीज बॉय, सेबे जो है वो 12 साल का जैपनीज बॉय है, 12 ईयर ओल्ड जैपनीज बॉय, याद रखेगा। और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन है कि शिगानोया इज ए डैश शॉर्ट स्टोरी राइटर, तो शिगानोया जो है वह जैपनीज शॉर्ट स्टोरी राइटर है। देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। और अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि ए डैश वुमेन हैज टू ऑब्जर्व वेरियस टैबू रिचुअल एंड कस्टम्स, कब जो है वह महिला वह विभिन्न प्रकार के जो है रीति रिवाजों का पालन करने लगती है। अगर कोई रीति रिवाजों का पालन नहीं करने वाली भी महिला हो तो उस वक्त जो है वह पालन करने लगती है, तो वह होता है प्रेगनेंसी का वक्त, यानी कि जब कोई महिला प्रेग्नेंट हो उस वक्त। देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर ए डैश वुमेन विजिट हर मदर हाउस फॉर द लास्ट फ्यू मंथ ऑफ हर प्रेगनेंसी, जो लास्ट मंथ होता है किसी भी महिला के गर्भावस्था के दौरान, यहाँ पर अंतिम महीना जो होता है उसमें वह अपनी माँ के घर चली जाती है। कौन सी महिला, तो सिलहेटी वुमेन यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर कौन सी, तो सिलहेटी वुमेन यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, जो हमारे गांव देहात की ट्रेडिशनल सोसाइटीज की जो महिलाएं होती है। और यहाँ पर जो है वह बांग्लादेश के बारे में बात किया जा रहा है, तो उसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर इन द डैश द हस्बैंड एंड वाइफ डू एंजॉय मोर फ्रीडम एंड इंडिविजुअलिटी, यानी कि कहाँ के जो लोग हैं, जो पति और पत्नी जो है वह पूरी तरह से फ्रीडम होते हैं और अपने अपने कामों में यहाँ पर होते हैं किसी भी चीजों के दौरान, तो वह जो है वह वेस्ट के लोगों में वह होता है, किस कहाँ के, तो वह पश्चिमी सभ्यता में ऐसा होता है, याद रखिएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, देखिए कि सिलहेटी वुमेन एंड हर चाइल्ड आर गिवन न्यू ड्रेस ऑन द डैश डे ऑफ द बर्थ। यहाँ पर समझिए कि सिलहेटी वुमेन को कब बच्चा जब हो जाता है उसके बाद उनको कपड़ा दिया जाता है, किस दिन को यहाँ पर दिया जाता है। तो जैसे भारत में
6 डे पर छठिहार मनाया जाता है। आपको मालूम होगा किसी भी बच्चा के जन्म के छठे दिन यहाँ पर छठिहार मनाया जाता है, उसी प्रकार बांग्लादेश में 7वें दिन पर मनाया जाता है बच्चों, 7वें दिन पर, जिसमें लोग बहुत ही पार्टी करते हैं और वहां पर बच्चे को और बच्चे की माँ को कपड़े दिया जाता है। देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर समझते हैं। ए वुमन हैज टू ऑब्जर्व वेरियस कस्टम एंड रिचुअल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन को कि व्हेन ए बेबी इज बॉर्न इट इज एन ओकेजन ऑफ जॉय फॉर। जो बच्चे का जो जन्म होता है वह किसके लिए खुशी की बात होती है? तो द होल फैमिली, यानी कि पूरे परिवार के लिए। किसके लिए? तो पूरे परिवार के लिए वह खुशी की होती है। और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन के। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, डैश इज द चीफ सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ ए न्यूज़पेपर। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, देखिए जो न्यूज़पेपर जो छापते हैं, न्यूज़पेपर है, वह सबसे ज्यादा यहाँ पर कहाँ से कमाते हैं? उनका जो चीफ रेवेन्यू होता है वह कहाँ से आता है? तो वो आता है एडवर्टीजमेंट से, विज्ञापन जो होता है, प्रचार, उसी से उन्हें पैसा मिलता है, जो कि एडवर्टाइजर उन्हें देता है। देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? इन इंग्लैंड प्रिंटिंग प्रेस वाज इन्वेंटेड इन। जो इंग्लैंड में सबसे पहले आविष्कार हुआ था प्रिंटिंग प्रेस का, वहीं पर। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कब हुआ था? तो वह हुआ था बच्चों 1476 में। कब हुआ था? तो 1476 में। और पूछा जाए कि किसने किया था, तो याद रखिएगा विलियम कैक्सटन ने किया था। विलियम कैक्सटन ने उसका आविष्कार किया था। और देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को कि द सेकंड चीफ सोर्स ऑफ ए न्यूज़पेपर रेवेन्यू इज ए। जो सेकंड चीफ सोर्स है वह पैसा का, तो वह कहाँ से आता है उनके पास? तो वह होता है द वेल्थ ऑफ ऑनर। कहाँ का? तो वह होता है द वेल्थ ऑफ ऑनर, जो कि खुद का उनका पैसा होता है। जिसका भी यह जो है, यह न्यूज़पेपर का जो काम करता है, जिसका भी वह न्यूज़पेपर का काम है, वह खुद का जो ऑनर होता है उसका पैसा होता है। और जो मुख्य चीफ होता है वह होता है एडवर्टाइजर का पैसा। और देखिए यहाँ पर द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए पॉपुलर डेली इज कंट्रोल बाय डैश चीफ एक्टर। तो उसे कितने लोग कंट्रोल करते हैं? जो एडिटोरियल पॉलिसी है, यहाँ पर जो न्यूज़पेपर होते हैं उसको कितने लोग कंट्रोल करते हैं? तो उसे 2 लोग कंट्रोल करते हैं। उसे एक एडवर्टाइजर जो विज्ञापन करवाता है और एक ऑनर, याद रखिएगा। देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है कि डैश आर केयरफुल नॉट टू एंटेगोनाइज द प्रेस। यानी कि कौन है जो यहाँ पर प्रेस से बहुत ही केयरफुल रहता है, प्रेस से बहुत ही केयरफुल रहता है, बिल्कुल भी प्रेस से जो है वह उलझना नहीं चाहता है। तो वह होता है पॉलिटिशियन। उसे जो होता है बहुत ही डर होता है कि कहीं न्यूज़ वाले जो है मेरे बारे में गलत ना लिख दे, इसके लिए वह जो है वह प्रेस वालों से बहुत ही डरता है, याद रखिएगा। और देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? द अर्थ हैज बीन रिटन बाय। द अर्थ के लेखक जो है कौन है? तो द अर्थ के लेखक बच्चों H.G. बेट्स जी। कौन है? H.G. बेट्स जी जो है वह द अर्थ के लेखक है। देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को, इसे भी समझेंगे, अगले क्वेश्चन से इसे भी समझेंगे, इस चैप्टर को भी। और देखिए यहाँ पर द अर्थ जो है वह एक प्रकार का शॉर्ट स्टोरी है बच्चों। यहाँ पर बेंजी और जॉनसन के बारे में है शॉर्ट स्टोरी। देखते हैं इस क्वेश्चन को भी, इस कहानी को भी समझेंगे। यहाँ पर देखिए H.G. बेट्स बिलोंग्स टू, तो H.G. बेट्स जो है वह कहाँ से बिलोंग करते हैं बच्चों? यहाँ पर यही पूछा जा रहा है, तो वह भी बिलोंग करते हैं ब्रिटेन से। H.G. बेट्स जो है वह ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। और देखिए यहाँ पर फॉर मेनी ईयर्स बेंजी फादर्स हैड बीन ए लोकल प्रीचर। जो बेंजी का पिता है, यहाँ पर आप समझिए, बेंजी है एक व्यक्ति होता है जो कि 14 साल का होता है और वह 14 साल की उम्र में ही अपने पढ़ाई को छोड़ देता है। और उसके पिता का नाम होता है बच्चों जॉनसन, जो कि एक गरीब किसान था और वह एक वक्ता भी था, जिसे हम लोग प्रीचर कहते हैं, लोकल प्रीचर था। तो वही जॉनसन था और जॉनसन की पत्नी थी और उसका एक बेटा था जिसका नाम है बेंजी। और बेंजी जो होता है वह नर्वस किस्म का व्यक्ति होता है, जिसके बाद वह डॉक्टर के पास, उसके माता पिता जो है जॉनसन, वह उसको डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। तो डॉक्टर जो है उसे सलाह देता है कि वह कुछ काम करे, जैसे कि वह सलाह देता है कि वह मुर्गियों को पाले, जिससे वह बिजनेस भी करेगा और उसका दिमाग भी जो है वह ठीक होगा। तो उसीलिए जब जॉनसन जो है, यहाँ पर बेंजी उस मुर्गी के बिजनेस को स्टार्ट कर देता है। और शुरू में वह 10 से 12 मुर्गियों को रखता है, 10 से 12 मुर्गियों को वह रखता है। और बाद में जाकर वह बहुत ही धीरे धीरे मुर्गियों को संख्या जो है वह बढ़ाते जाता है और वह बाद में बहुत अमीर हो जाता है।
और अमीर होने के बाद जो है वह एक लड़की से शादी करता है जिसका नाम था फ्लोरेंस। और उसके बाद जो है वह अपने माता पिता को अपने घर से बाहर निकाल देता है। तो यही जो है इस कहानी का पूरा पूरा मुख्य उद्देश्य है। और चलिए समझाते हैं इसको भी आगे अगले क्वेश्चन से। देखिए, हाउ मेनी हेन्स वेयर एट फर्स्ट केप्ट बाय बेंजी। जो फर्स्ट बार बेंजी ने अपने फार्म में जो रखा हुआ था, कितने मुर्गियों को उसने रखा था? तो अबाउट ए डजन, यानी कि 10 से 12 मुर्गियों को उसने रखा था। यहाँ पर सिर्फ दिया हुआ है डजन, यानी कि होता है 12, या फिर आपको कहीं कहीं लिखा हुआ होगा 10 और ए डजन। याद रखिए 10 और ए डजन भी आपको लिखने मिल सकता है, तो आप वहां पर उसको वहां पर आप राइट करेंगे। और देखिए यहाँ पर कि इंडियन थ्रू द ट्रेवलर्स आइज हैज बीन रिटन बाय, इंडियन थ्रू द ट्रेवलर्स आइज के लेखक कौन है? तो वह है पॉल एस बक, जो कि भारत को बहुत ही अच्छी तरह से समझाने वाले व्यक्ति है। उनकी एक रचना है कॉम माई बिलोव्ड, जो कि भारत के लिए उन्होंने लिखा है। इंडिया वाज ए पार्ट ऑफ द डैश बैकग्राउंड, यहाँ पर पार्ट ऑफ बैकग्राउंड तो वह है पॉलेस बक लाइफ का। पॉलेस बक जो है वह भारत में कई बार आए हुए हैं, और वह जो थे वह चाइना के व्यक्ति थे, ये भी याद रखिएगा। और अकॉर्डिंग टू पॉलेस बक, व्हाट लेसन हैज इंडिया टू टीच द वर्ल्ड। पॉलेस बक के अनुसार, यानी कि अकॉर्डिंग टू पॉलेस बक के अनुसार जो है वह भारत जो है वह पूरे दुनिया को क्या सिखा सकता है? तो वह सिखा सकता है बच्चों द लेसन ऑफ नॉन वायलेंस। अहिंसा का पाठ जो है भारत जो है वह पूरे देश को सिखा सकता है। इंडियन थ्रू द ट्रेवलर्स आइज इज एन एस्पायरिंग, तो यह एक प्रकार का एसे है बच्चों। क्या है यहाँ पर? ऑप्शन बी और डी दोनों ही सही है। यहाँ पर यह एक प्रकार का एसे है। और देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को कि अकॉर्डिंग टू पॉल एस बक द मेन क्वालिटी ऑफ लीडर शुड बी। लीडर के अंदर यानी कि नेताओं के अंदर कौन सी क्वालिटी जो है वह होनी चाहिए पॉल एस बक के अनुसार? तो वह होना चाहिए बच्चों सेल्फलेसनेस। याद रखिए सेल्फलेसनेस होना चाहिए, सेल्फिशनेस नहीं होना चाहिए, सेल्फलेसनेस होना चाहिए। जो कि क्या होता है? सेल्फलेसनेस जो होता है वह होता है निस्वार्थता। क्या होता है? निस्वार्थता। निस्वार्थ होकर अपने जनताओं की रक्षा करना और उनके कामों को पूरा करना। ए मैरिज प्रपोजल इज रिटेन बाय, मैरिज प्रपोजल जो है वह किसने लिखा है? तो मैरिज प्रपोजल के लेखक है बच्चों एंटोन चेखव जी। यहाँ पर के होगा, यहाँ पर भी होगा, यानी भी एंटोन चेखव जी इसके लेखक है। तो चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? देखिए कि ए मैरिज प्रपोजल इज ए डैश। ए मैरिज प्रपोजल जो है वह क्या है? तो यह एक प्रकार का कॉमेडी है बच्चों। ए मैरिज प्रपोजल जो है यह एक प्रकार का कॉमेडी है। और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि चुबुको इज ए डैश। तो चुबुको जो है वह एक लैंड ओनर था बच्चों, वह जमीन का वहां पर जमींदार था, जमीन का मालिक था। और देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। एंटोन चेखव वाज ए डैश बाय प्रोफेशन। एंटोन चेखव जो है वह प्रोफेशन से क्या थे? तो वह एक प्रकार के डॉक्टर थे प्रोफेशन से। और देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है कि लोमोव एंड डैश आर क्वेरलिंग फॉर द ऑक्समिडोन। क्वेरलिंग फॉर द यहाँ पर ऑक्समिडोन। कौन जो यहाँ पर लोमोव और नटालिया जो है ऑक्समिडोन के लिए आपस में लड़ रहे थे। याद रखिएगा। देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कि एंटोन चेखव बिगेन हिज कैरियर बाय राइटिंग कॉमिक स्केच। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उनका जो कैरियर था वह कॉमिक स्केच में भी बहुत आगे थे वह। और देखिए द नेम ऑफ लोमोस डॉग इज, लोमो के कुत्ता का नाम क्या था? तो वह था गेस। और नटालिया के कुत्ता का नाम था लिप। याद रखिएगा, दोनों के ही कुत्ते का नाम याद रखिएगा क्योंकि पूछा जाता है। और देखिए जॉन डन इज ए डैश पोइट। याद देखिए 2018, 19, 20 और 25 में पूछा गया क्वेश्चन है। जॉन डन जो है वह कैसे पोइट है? तो वह है मेटाफिजिकल पोइट बच्चों। किस प्रकार के पोइट है? तो वह मेटाफिजिकल पोइट है। और थोड़ा सा अब हम लोग स्पीड को बनाए रखते हैं क्योंकि हमारा जो है वह बहुत ही बड़ा वीडियो होते जा रहा है, अभी 20 मिनट का हो चुका है। और देखिए डैश वांट टू ग्लेडली एक्सेप्ट डेथ। कौन जो है वह डेथ को यानी कि मृत्यु को पूरी तरह से वह स्वीकार करता है। तो वह कौन जो है वह स्वीकार करता है खुशी खुशी? तो वह है हमारे जॉन डन जी। यहाँ पर कहा गया जॉन डन, ऑप्शन नंबर सी में है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए बट बिलीव डेट आई शेल मेक ए स्पाइडर जर्नी इज टेकन फ्रॉम, यह जो लाइन है यह कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया बच्चों
स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो चैप्टर से लिया गया है। और देखते हैं कि ओ हाउ फीवर इज मैंस पावर इज टेकन फ्रॉम। तो मनुष्य जो होता है वो बहुत ही कमजोर होता है, वह यहाँ पर बताया है इस लाइन में। तो यह जो है यह स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोज में है, यह मैन पावर यानी कि आदमियों के बारे में यह बताते हैं। और देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर कि जॉन डन थिंक दैट जॉन डन थिंक दैट डेथ इज सर्टेन। जॉन डन के अनुसार जो है वह क्या निश्चित है, तो वह डेथ जो है यानी कि मृत्यु जो है वह निश्चित है। डेथ इज सर्टेन, तो यहाँ पर हम लोग डेथ को लगा देंगे। और देखिए आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज फ्रॉम, यह जो लाइन है यह कहाँ से लिया गया है, तो यह लिया गया सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, जिसके लेखक है वाल्ट विथ मैन जी। बच्चों कौन, वाल्ट विथ मैन जी। और वाल्ट विथ मैन वाज ए डैश ड्यूरिंग द सिविल वार। वाल्ट विथ मैन जो है वह सिविल वार के दौरान जो है वह क्या करते हैं, तो वह थे वॉलंटियर नर्स के रूप में काम करते थे, याद रखिएगा। और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि हु इज द स्पीकर इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लेखक जो है, जो स्पीकर है वह किसके लिए वह गाना गाते हैं, स्पीकर कौन है यहाँ पर, तो वह हो जाएगा द पोइट हिमसेल्फ, वह खुद ही थे। और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन कि होपिंग टू सीज नो टिल डेथ इज लाइन फ्रॉम, यह भी लिया गया हमारे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, जिन्हें लिखा है वाल्ट विथ मैन जी, याद रखिएगा। और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज रिटन बाय, यह जो क्वेश्चन है कई तरह से पूछा गया है, जो जिसके लेखक है वाल्ट विथ मैन जी। देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखिए नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट इज रिटन बाय, तो नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट के लेखक कौन है यहाँ पर, तो वह है W.H. ऑडेन जी। कौन है, तो यहाँ पर हमारे W.H. ऑडेन जी यहाँ पर हो जाएगा। और द लाइन एंड द नाइटिंगेल इज टर्म इज टेकन फ्रॉम, जो बुलबुल है, नाइटिंगेल जो है वह डम्ब है यहाँ पर। और आगे का लाइन होता है कि एंड द नाइटिंगेल इज डम्ब एंड एंजल विल नोट कम। और यह जो लाइन है यह लिया गया है बच्चों नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से, याद रखिए कहाँ से, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से यह जो है लिया गया है। फॉर ऑडेन पोएट्री वाज ए डैश, तो ऑडेन के अनुसार जो है वह पोएट्री जो है उनके लिए यह एक प्रकार का सीरियस गेम है। कैसा, तो यह एक प्रकार का सीरियस गेम है। और देखिए ह्यूमन लाइफ इज नॉट बेटर देन डेथ, याद रखिए ह्यूमन लाइफ इज नॉट बेटर देन, यहाँ पर डेथ को बताया गया है कि मनुष्य का जो जीवन है वह मृत्यु से बेटर नहीं है, मृत्यु से बेहतर नहीं है। ऑटम इज ए सीजन ऑफ मिलो फ्रूटफुलनेस, यहाँ पर फ्रूटफुलनेस होगा बच्चों। यहाँ पर देख लीजिए दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही है, देखा जाए तो फ्रूटफुलनेस यहाँ पर दोनों ही यहाँ पर ऑप्शन सही दिया गया है। और देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग कि अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि किट वाज ए डैश पोइट। किट जो है, जॉन किट जो है वह एक रोमांटिक पोइट है, याद रखिए कौन पोइट, तो रोमांटिक पोइट है, याद रखिए। और अगले नंबर क्वेश्चन को देखिए कि लामिया एंड हाइपेरियन आर रिटन बाय, लामिया एंड हाइपेरियन के लेखक यहाँ पर कौन है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि लामिया और हाइपेरियन के लेखक कौन है, तो यहाँ पर हो जाएगा जॉन किट बच्चों। कौन, जॉन किट यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। और देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन है कि वेयर आर द सॉन्ग ऑफ ए स्प्रिंग इज ए लाइन फ्रॉम, इस लाइन फ्रॉम, तो यह लिया गया है कहाँ से, यह लिया गया है ऑड टू ऑटम चैप्टर से बच्चों। कहाँ से, ऑड टू ऑटम चैप्टर से लिया गया है। और थोड़ा सा स्पीड में हम लोग चलते हैं। एंड गैदरिंग स्वेलर ट्विटर इन द स्काई इज टेकन फ्रॉम, ये भी लिया गया है ऑड टू ऑटम से इस लाइन को। और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन कि वाल्टर डेलामियर बिलोंग्स टू द डैश सेंचुरी। वाल्टर डेलामियर जी जो है वह किस सेंचुरी से यहाँ पर बिलोंग करते हैं, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो वह जो है वह यहाँ पर 20वीं सेंचुरी यहाँ पर आप लगा सकते हैं, यहाँ पर 20वीं सदी से वह बिलोंग करते हैं। यहाँ पर 19वीं सदी और 20वीं सदी दोनों में ही कभी कभी ऑप्शन होता है अलग अलग। एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर यहाँ पर किसने कहा है, तो वह कहने वाले हैं हमारे कौन, यहाँ पर देखिए तो वह है वाल्टर डेलामियर जी। वाल्टर डेलामियर जी वह कहते हैं जब एक ग्रेवयार्ड के पास बैठे हुए थे और उसमें जो है एक लड़की जो है वह दफन होती है, तो उसी वक्त बोलते हैं कि अगर मैं मर जाऊंगा तो तुम्हें कौन याद रखेगा, एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर। तो यहाँ पर वाल्टर डेलामियर जी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कि डैश वाज ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953, किन्हें 1953 में ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया था, तो वह था वाल्टर डेलामियर जी को। किन्हें, तो वाल्टर डेलामियर जी को ऑर्डर ऑफ मेरिट से
1953 में सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा। और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन कि द लेडी हु इज डाइड लाइज इन द यहाँ पर क्या हो जाएगा ग्रेव, वह ग्रेव में जो है वह लेडी दफन थी। यहाँ पर बेस्ट की लड़की के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, जो कि वहाँ की सबसे खूबसूरत लड़की थी। एंड और देखिए यहाँ पर, और थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो गया, पीछे करते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए एंड व्हेन आई क्रम्बल, वही क्वेश्चन फिर से है कि एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर इज रिटन बाय, तो वाल्टर डेलामियर जी यहाँ पर सही हो जाएगा। और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन कि वाल्टर डेलामियर मेक अस अवेयर ऑफ द इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, क्या हो जाएगा यहाँ पर इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ यहाँ पर हो जाएगा, जो जिसमें वह कहते हैं आधुनिक जीवन की अमानवीय स्थितियों के बारे में वह बताते हैं। और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन है कि रूपर्ट ब्रूक हैज रिटन द पोएम, रूपर्ट ब्रूक जो है वह किस पोएम को लिखते हैं, तो वह लिखते हैं द सोल्जर को। रूपर्ट ब्रूक जो है वह एक वार पोइट है बच्चों की, कौन सा पोइट, तो वह एक वार पोइट है, याद रखिएगा, वह द सोल्जर चैप्टर को वह लिखते हैं। और देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को कि द टर्म्स काउंसिल इज द सोल्जर स्टैंड फॉर, द काउंसिल वर्ड जो है द सोल्जर में वह कहाँ यूज हुआ है और किस अर्थ के साथ वह जो है वह यूज हुआ है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा, इसका आंसर जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा या हिडन हो जाएगा, काउंसिल जो है हिडन के लिए उपयोग किया गया है। और देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन क्या है देखिए कि ए डस्ट वूम डैश बोर शेप्ड मेड अवेयर डैश, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इंग्लैंड, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वह कहते हैं कि मैं इंग्लैंड के ही धूल कण और हवा से मैं मिलकर बना हुआ हूँ, और उसी के बारे में वह चर्चा करते हैं, क्योंकि वह जो थे इंग्लैंड के व्यक्ति थे और वही के बारे में वह इतने चीज़ों को बताते हैं। और यहाँ पर देखिए द इमेज एंड प्रेसेस ऑफ डैश रन थ्रोज बोथ द स्टेंजा, और तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ भी हमारा इंग्लैंड हो जाएगा, याद रखिएगा। और यह स्टेंजा के बारे में आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, स्टेंजा जो होता है वह क्या होता है। द लाइन इन हॉट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन इज टेकन फ्रॉम, अंडर एंड इंग्लिश हेवन इज टेकन फ्रॉम, तो यह लिया गया है द सोल्जर्स। यहाँ पर इंग्लिश को आप इंग्लैंड से मैच कर सकते हैं, क्योंकि उसी प्रकार से वहाँ पर वह लिखा गया है। और पोयम का अर्थ ही होता है कि लिखा कुछ और होता है और उसका अर्थ कुछ और होता है। अकॉर्डिंग टू इलियट, यानी कि टी.एस. इलियट के बारे में यहाँ पर बात किया गया है। अकॉर्डिंग टू इलियट मैकेविटी इज द डैश ऑफ क्राइम, मैकेविटी जो है वह नेपोलियन ऑफ क्राइम यहाँ पर उसे बोला जाता है, वहां पर नेपोलियन ऑफ क्राइम। और देखिए और व्हेन द मिल्क इज मिसिंग और अनदर पिग बीन शिफ्टेड, जो अगर आपको दिखे कि हमारा जो दूध है वह मिसिंग है और अलग कहीं है, तो आप समझ जाइए वह किसने किया है, तो वह करने वाला है मैकेविटी। और यह जो लाइन है यह लिया गया है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट चैप्टर से, जो कि लिया गया है कहाँ से, वह लिया गया है द ओल्ड पोजम बुक से लिया गया है। और देखिए मैकेविटी इज कॉल्ड, मैकेविटी जो है वह मिस्टीरियस है, मैकेविटी इज कॉल्ड यहाँ पर सीधा दिया गया है, लेकिन यहाँ पर आपको हिडन पावर भी हो सकता है। मैकेविटी जो है वह मिस्ट्री क्यों है, तो उसके पास हिडन पावर, यहाँ पर आपको ऑप्शन को मिला लीजिएगा, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है पूरा नहीं है यहाँ पर। और देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लव इज टेकन फ्रॉम, कौन है जो मनुष्य के सभी नियमों को वह तोड़ देता है, पूरे नियमों को वह धजिया उड़ा कर रखता है, तो वह है मैकेविटी। मैकेविटी जो है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट में यहाँ पर बताया गया है। और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए द वेस्टलैंड हैज बीन कंपोज्ड बाय, द वेस्टलैंड को लेखक जो है वह कौन है, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि द वेस्टलैंड के यहाँ पर लेखक कौन है, तो वह हो जाएगा टी.एस. इलियट जी। यहाँ पर क्या हो जाएगा टी.एस. इलियट यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। और देखिए द रेडनेस ऑफ द फायर अपीयर्स टू द पोएट, वह क्रूअल बताते हैं, जो रेडनेस आग की लालिमा जो है उसे फायर हिम चैप्टर में के वाला जो है वह क्रूअल बताते हैं, क्योंकि वह जोरोस्ट्रियन धर्म से थे। और डैश वेयर्स टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगिविंग, यहाँ पर हमारा के वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन को कि द डैश फॉरगेट्स इट्स डाइड, द डैश फॉरगेट्स इट्स डाइड, यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, फायर हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा आंसर जो है या
क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा आंसर यहाँ पर फायर हो जाएगा। और देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, तो अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, हु हैज वायलेटेड द ट्रेडिशन ऑफ रिलीजन बाय क्रीमेटिंग। यह हो जाएगा के दारू वाला जो है उनके बारे में यह जो है बताया गया है। और वह जो है पारसी धर्म से थे जिन्हें कहा जाता है जोरोस्ट्रियन। टावर ऑफ साइलेंस इज रिलेटेड टू, टावर ऑफ साइलेंस जो है वह पारसी धर्म से थे। याद रखिए पारसी धर्म में वह अपनाया जाता है जहाँ पर वह दफनाया जाता है, कोई भी मर जाए तो उसे दफनाने के लिए होता है, जो कि वहां पर 1000 ऑफ मील्स दूर था जो लेखक है उनके घर से, तो उसी के बारे में चर्चा है। और देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को कि हु हैज कंपोज द पोएम फायर। फायर के लेखक कौन है, के दारूवाला, जिसे हम लोग के दारूवाला भी जानते हैं। और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की के दारूवाला इज रेसिपिएंट ऑफ डैश, तो उन्हें मिला है साहित्य अकादमी अवार्ड। बच्चों किसे उन्हें क्या मिला है, तो साहित्य अकादमी अवार्ड जो है उन्हें मिला है। और देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को, द पोइट हैड गॉन टू द वाटर ट्रॉफ टू ड्रिंक वाटर। जो पोइट है वह वाटर ट्रॉफ के पास वह क्यों गया था, तो पानी पीने के लिए गया था, पानी लेने के लिए गया था। और उस वक्त जो है वह गर्मी का दिन था, ये भी याद रखिए। इन द पोएम स्नेक लॉरेंस एक्सजेल द वैल्यूज ऑफ लाइफ, तो प्रिमिटिव लाइफ के बारे में वह बताते हैं। और कौन, तो यहाँ पर डी.एच. लॉरेंस जी, जिनका पूरा नाम है डेविड हार्बर्ट लॉरेंस, याद रखिएगा। और देखिए, समवन्स वाज बिफोर मी एट माई वाटर ड्रॉप एंड आई लाइक ए सेकंड कॉर्नर वेटिंग इज फ्रॉम। यह जो है, यह जब लेखक जब पानी के पास जाते हैं तो वो बोल अपने आप को सेकंड कॉर्नर बताते हैं, क्योंकि वहां पर जो है उनसे पहले ही एक सांप आकर पानी पी रहा होता है, तो उसी के बारे में वह बताते हैं स्नेक चैप्टर में। याद रखिए किस चैप्टर में, स्नेक चैप्टर में वह बताते हैं। और देखिए यहाँ पर कि ए डैश इज मेंशन इन द पोयम स्नेक, तो स्नेक चैप्टर में किस पेड़ का मेंशन किया गया है, तो वह किया गया है बच्चों कैरबो ट्री का। किसका, कैरबो ट्री का यहाँ पर मेंशन किया गया है, उसके बारे में चर्चा की गई है। और ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम इज ड्रिंकिंग एज कैटल डू इज रिटन बाय। इसका मतलब जो है कि उसने पानी पीकर ऐसे सिर उठाया जैसे उसने पानी को पी लिया, वो यह सांप के बारे में वह बताते हैं। और इसे कौन बताता है, तो डी.एच. लॉरेंस जी बताते हैं स्नेक चैप्टर में, जिनका पूरा नाम भी याद रखिएगा क्योंकि वह कभी कभी पूछ लिया जाता है, डेविड हार्बर्ट लॉरेंस। और देखिए, डैश स्पेंट हर चाइल्डहुड डेज विथ हर ग्रैंड मदर। कौन जो है अपने बचपन के दिनों को वह ज्यादातर यहाँ पर अपने ग्रैंड मदर जो है दादी के घर में बिताया था, तो वह हो जाएगा कमला दास जी। कौन, यहाँ पर हो जाएगा कमला दास जी, जो कि मलयालम के भी लिटरेचर थे। याद रखिए, समर इन कलकत्ता इन ए कलेक्शन ऑफ द पोएम्स ऑफ, तो यह किसका कलेक्शन है पोएम का, यह हो जाएगा कमला दास जी का। किसका, कमला दास जी का यह जो है कलेक्शन है। और देखिए यहाँ पर देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव लव इज फ्रॉम द पोयम। यह जो लाइन है यह भी लिया गया है माई ग्रैंड मदर हाउस से, जिसमें वह बताते हैं कि जब वह अपने दादी के घर थे तो वह उन्हें कितना प्यार मिला था, उसके बारे में बताते हैं। कमला दास हैज ए रिस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ इंग्लिश एंड डैश लिटरेचर, तो वह इंग्लिश के साथ ही मलयालम लिटरेचर में भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिए थे, यह भी याद रखिएगा। और देखिए, द स्नेक्स वेयर सीन अमॉन्ग डैश इन माई ग्रैंड मदर हाउस, माई ग्रैंड मदर्स हाउस जो है उस चैप्टर में यहाँ पर स्नेक को कहाँ देखा गया था, तो वह देखा गया था बुक्स में। याद रखिएगा, जो बुक्स थे उसी में एक सांप को देखा गया था। और देखते हैं कि हु रोड द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, तो इसके लेखक है कौन, कमला दास जी। यहाँ पर हमारा जो पूरा क्वेश्चन है यानी कि 110 में 110 क्वेश्चन जो है वो खत्म हुआ। और फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और एक कमेंट कर दीजिए कि यह जो है आपका वीडियो, यह वीडियो कैसा लगा आपको।